दोस्तों हमारे सौरमंडल में कई सारे ग्रह हैं, लेकिन उन्हीं में से सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति है। और इस ग्रह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रह ने अब तक कई सारे छोटे बड़े ग्रह और पृथ्वी को अपने अंदर समा लिया है। कहने का मतलब इसके आसपास कोई भी छोटे मोटे ग्रह या पृथ्वी नजर आते हैं तो उसे ये अपने अंदर समा लेता है। लेकिन जुपिटर ने इस बार बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा निगल लिया जो उसे अंदर ही अंदर खा सकता है। जी हाँ, जुपिटर ने कुछ ऐसा निगल लिया है जो न सिर्फ उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है, बल्कि आसपास मौजूद चंद्रमा या फिर पृथ्वी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर जुपिटर ने ऐसा क्या निगल लिया जिससे जुपिटर की जान पर बनाई है। दोस्तों, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना विशाल है कि हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह 2 बार इसमें समा सकते हैं। वहीं हम अगर इसके आकार की तुलना हमारी पृथ्वी से करें तो हमारी पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह आसानी से जुपिटर ग्रह में समा सकते हैं। जुपिटर ग्रह असल में एक विशालकाय गैस जाइंट है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। इसके आकार को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक असल में एक फेल्ड स्टार हो सकता है जो कि एक तारा बनते बनते रह गया। पर क्या असल में जुपिटर ग्रह इतना विशालकाय है कि एक तारा बन सकता है? और क्या होता अगर जुपिटर सच में एक तारा होता? क्या तब भी हमारी धरती पर जीवन पनप पाता या हमारी धरती पर जीवन का अंत हो जाता? और इसका हमारे सौरमंडल और हमारे ग्रहों पर क्या असर होता? दोस्तों, आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले विशाल गैस और डस्ट के बादलों में हलचल शुरू हुई और यहीं से हमारे सौरमंडल के निर्माण की शुरुआत हुई। जब सोलर सिस्टम और उसके बाकी हिस्सों का बनना शुरू हुआ, तब हमारे सन के फॉर्मेशन के बाद बचा ज्यादातर हिस्सा एक जगह इकट्ठा होने लगा और यहीं से जुपिटर ग्रह के निर्माण की शुरुआत हुई। सूरज के बनने के बाद बचे हुए मास का ज्यादातर हिस्सा जुपिटर ने ले लिया। यह मास बाकी सोलर बॉडीज की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा था, जिसकी वजह से जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बन गया। माना जाता है जुपिटर ग्रह के निर्माण की शुरुआत किसी तारे की तरह ही हुई थी, क्योंकि यह उन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है जिससे किसी तारे का निर्माण होता है। जुपिटर ग्रह पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से मिलकर बना है और इसी वजह से इसे गैस जाइंट भी कहा जाता है। सूरज के निर्माण के बाद हमारे सोलर सिस्टम में इतना मास नहीं बचा था कि जिससे जुपिटर ग्रह इतना विशाल और डेंस हो सके कि यह किसी तारे के जैसे इग्नाइट हो सके, यानी इसके अंदर तारे की तरह फ्यूजन शुरू हो सके। 4 बड़ी चंद्रमाओं और कई सारे छोटे चंद्रमाओं के साथ ऐसा लगता है कि मानो जुपिटर एक प्रकार का मिनी सोलर सिस्टम है। जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में कुल 53 कंफर्म्ड मून्स और 26 प्रोविजनल मून्स मौजूद हैं, जो कि अपने आप में बेहद ही खास और रोमांचक हैं। प्रोविजनल मून्स यानी कि ऐसे चंद्रमा जो अभी कंफर्म्ड लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं के नाम आइयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इनको पहली बार एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने 1610 में दूरबीन का इस्तेमाल करके पहली बार देखा था और इसी वजह से इन 4 चंद्रमाओं को आज गैलीलियन सैटेलाइट्स के नाम से जाना जाता है। जुपिटर को एक फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूरज के जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट से मिलकर बना है। लेकिन किसी भी तारे के चमकने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होना जरूरी है। जुपिटर एक ग्रह के रूप में सबसे बड़ा है, लेकिन वो एक तारे की तुलना में बहुत छोटा है और इतने कम सरफेस और मास के कारण इतना प्रेशर उत्पन्न नहीं हो पाता कि हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन शुरू हो पाए। इस वजह से जुपिटर को फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि स्टार्स के समान एलिमेंट्स होने के बावजूद भी यह फ्यूजन कराने में समर्थ नहीं हो सका। वैज्ञानिक जुपिटर ग्रह की तुलना ब्राउन ड्वार्फ से करते हैं। ब्राउन ड्वार्फ्स, जिन्हें फेल्ड स्टार्स भी कहा जाता है, ऐसे विशाल सोलर बॉडीज होते हैं जो कि इतने विशाल होते हैं कि इन्हें ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाता और ये इतने भी विशाल नहीं होते कि इनमें मौजूद एलिमेंट्स में किसी तारे की तरह फ्यूजन शुरू हो पाए। अभी तक जुटाई गई जानकारियों के अनुसार किसी भी ग्रह को ब्राउन ड्वार्फ बनने के लिए हमारे जुपिटर ग्रह से करीब 15 गुना ज्यादा मास मौजूद होना होगा। अगर हम सन की बात करें तो हमारा सूर्य फ्यूजन के माध्यम से अपनी ऊर्जा पैदा करता है। विशाल गुरुत्वाकर्षण हाइड्रोजन को इस पॉइंट तक कंप्रेस कर देता है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होना शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है और इससे पैदा हुई एनर्जी की वजह से ही सूरज को अपनी चमक मिलती है। इतने बड़े प्रोसेस को अंजाम देने के लिए
बहुत ही ज्यादा प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन जुपिटर सूर्य के आकार की तुलना में काफी छोटा है, साथ ही इसका मास किसी तारे के मास से हजारों गुना कम है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई तारा हमारे सूर्य जितना ही विशालकाय और डेंस हो। हमारे ब्रह्मांड में और भी ऐसे तारे मौजूद हैं जो कि हमारे सूर्य की तुलना में काफी ज्यादा छोटे और कम चमकीले होते हैं, जिन्हें रेड ड्वार्फ स्टार्स भी कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में खोजा गया अब तक का सबसे छोटा और कम मास वाला रेड ड्वार्फ स्टार EBLM JO55557 AB है, जो कि हमारे सौर मंडल से करीब 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। ये सैटर्न ग्रह से थोड़ा ही बड़ा है, पर इसका मास जुपिटर ग्रह से करीब 80 गुना ज्यादा है। क्या कई सारे जुपिटर ग्रह तारे बन सकते हैं? यानी अगर हम 79 और जुपिटर साइज के प्लैनेट्स को एक साथ मर्ज कर दें तो हमें हमारे सौर मंडल में दूसरा स्टार मिल जाएगा। पर 80 जुपिटर साइज प्लैनेट्स को एक साथ मिलाकर बना ये तारा हमारे सूरज और रोशनी के मुकाबले कुछ नहीं होगा। भले इस तारे का मास 80 जुपिटर प्लैनेट्स के बराबर होगा, पर इसके बावजूद इसका आकार जुपिटर ग्रह के डायमीटर के मुकाबले केवल 20% ही बड़ा होगा, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा मास इसे और भी डेंस बना देगा ताकि फ्यूजन के लिए जरूरी प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा किया जा सके। पर अगर किसी तरह जुपिटर तारा बन जाता है तो ये एक रेड ड्वार्फ स्टार की श्रेणी में आएगा। दूसरे रेड ड्वार्फ स्टार्स की तरह ही ये एक छोटा ठंडा हाइड्रोजन बर्निंग स्टार होगा, जो कि सूरज के मुकाबले काफी कम चमकीला होगा। अगर जुपिटर ग्रह एक तारा बन गया तो धरती का क्या होगा? क्योंकि जुपिटर ग्रह सूरज के मुकाबले हमसे करीब 4 गुना ज्यादा दूरी पर करीब 588 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है। ऐसे में जुपिटर के एक रेड ड्वार्फ स्टार बन जाने के बाद भी हमारी पृथ्वी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण इस तारे से हमें काफी कम रोशनी और हीट के रूप में एनर्जी मिल पाएगी। साथ ही ज्यादा दूरी होने की वजह से इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारी पृथ्वी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो जुपिटर के एक तारा बन जाने का हमारी पृथ्वी और इस पर मौजूद लाइफ पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आप हमारे सौर मंडल में मौजूद दूसरे तारे को आसानी से हमारे आसमान में एक रेड स्टार के रूप में देख सकते हैं, जो कि सबसे करीब की स्थिति में रात में हमारे चांद से भी ज्यादा चमकीला नजर आएगा। पर इस दूसरे तारे का हमारे सौर मंडल पर कुछ ग्रेविटेशनल इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। ये तारा हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रहों के ऑर्बिट को कुछ हद तक बदल कर रख देगा, पर इसका असर इतना भी अधिक नहीं होगा कि हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रह एक दूसरे से टकराने लगे या हमारे सौर मंडल से बाहर चले जाएं। पर इस तारे का हमारी पृथ्वी पर सबसे खतरनाक असर तब पड़ेगा जब ये एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉइड्स और दूसरे सोलर बॉडीज को इनर सोलर सिस्टम यानी हमारी पृथ्वी की ओर भेजना शुरू करेगा। ऐसे में हमें इन एस्टेरॉइड्स को डिटेक्ट कर इन्हें पृथ्वी से टकराने से पहले ही नष्ट करने की टेक्निक्स पर काम करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, ऐसे तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।